अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2015 का लियारी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एनटीएस का। ये हमारे पास क्वेश्चन है, द बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ अ सैंपल ऑफ डीएनए शोज दैट 32% ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस आर साइटोसिन। सही है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ एडेनिन एंड यूरेसिल इन आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम दिस डीएनए। देखिए भाई, अगर आपको बेस पेयरिंग का रूल पता है तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, ये हम डीएनए की बात कर रहे हैं, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। सिमिलरली ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और थायमीन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन के साथ। ठीक है, ये रूल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक डीएनए है, ये मेरे पास एक डीएनए का पीस है, इसके अंदर मैं काउंट करूँ एडेनिन और मुझे 40 एडेनिन मिले, और मैं आपसे पूछूं थायमीन कितने होंगे, तो उतने ही होंगे जितने एडेनिन है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे एक डीएनए के पीस में एडेनिन नज़र आएगा उसके सामने वाले पीस के अंदर मुझे हमेशा थायमीन नज़र आएगा। तो अगर 40 एडेनिन है तो थायमीन भी 40 होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें ग्वानिन कितने हैं और साइटोसिन कितने हैं, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए भाई, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, यानी टोटल पीसेस कितने हैं। अब अगर मैं इसके आगे लिख दूँ परसेंट, मैं नंबर नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतना परसेंट एडेनिन है, तो देखें डीएनए टोटल हुआ 100%। ठीक है, और ये 100% डीएनए इन चार चीज़ों से मिलकर बना है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन से। हमने ये दो निकाल लिए, इन दोनों को मिलाकर बन रहा है 80%। एडेनिन और थायमीन को जब हमने मिला दिया तो बन रहा है 80%। तो आप 100 में से 80% माइनस करेंगे, आपके पास बच जाएगा 20%। अब 20% जो है उसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी, और आपको पता है कि जहाँ जहाँ साइटोसिन होता है उसके सामने ग्वानिन होगा, और जहाँ जहाँ ग्वानिन होगा उसके सामने साइटोसिन होगा। इसका मतलब साइटोसिन और ग्वानिन बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों मिलाकर बन रहा है 20%, तो ये इंडिविजुअली कितना बनेगा? साइटोसिन बनेगा 10% और ग्वानिन बनेगा 10%। ठीक है, ये हो गई बेसिक्स बेस पेयरिंग रूल के ऊपर। अब इन्होंने सवाल क्या पूछा? इन्होंने सवाल इतना आसान नहीं पूछा, इन्होंने सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया है। इन्होंने कहा भाई एक डीएनए के अंदर 32% जो है वो साइटोसिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए के अंदर 32% साइटोसिन है, 32% साइटोसिन है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल? अब इन्होंने पूछा है एडेनिन और यूरेसिल। देखें, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, तो ये पूछ रहे हैं आरएनए के बारे में। आपको पता है डीएनए से बनता है आरएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए है और इससे बनेगा आरएनए, कॉपी होगी इन्फॉर्मेशन। तो इस आरएनए के अंदर थायमीन नहीं जाता, इस आरएनए के अंदर यूरेसिल जाता है। तो इन्होंने पूछा है इस आरएनए में कितना एडेनिन जाएगा, कितना यूरेसिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि 32% इसके अंदर साइटोसिन है। अगर साइटोसिन 32% है तो साइटोसिन के बराबर क्या होता है? साइटोसिन के बराबर होता है ग्वानिन। तो ग्वानिन भी कितना होगा? ग्वानिन भी होगा 32%। ठीक है, अब डीएनए था 100%, टोटल में से 32 और 32 ये हो गए 64, 64। तो आपने 64 जब निकाल दिए तो बच गया 36%। अगर साइटोसिन और ग्वानिन मिलाकर 64% थे, तो अब दो कौन से रह गए? दो रह गए एडेनिन और थायमीन। यानी डीएनए के अंदर अब एडेनिन और थायमीन मिलाकर बनेगा 36%। एडेनिन और थायमीन मिलाकर बनेगा 36%। अगर मैं इसे आधा आधा कर दूं तो एडेनिन होगा 18%, ठीक है, और थायमीन भी होगा 18%। सही है। अच्छा, अब ये मैं बना रहा हूँ डीएनए, ये हमारे पास डीएनए है, इसके अंदर ये साइटोसिन है, इसके अंदर ये ग्वानिन है, इसके अंदर ये एडेनिन है और इसके अंदर ये थायमीन है। इस डीएनए से अब बनने जा रहा है आरएनए, ये आरएनए बन रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ साइटोसिन आएगा उसके सामने आरएनए में ग्वानिन आएगा, जहाँ जहाँ ग्वानिन आएगा उसके सामने आरएनए में साइटोसिन आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ एडेनिन आएगा आरएनए में, चूंकि उसके सामने थायमीन नहीं आ सकता, तो आरएनए में उसके सामने आएगा यूरेसिल। हमने अभी निकाला है एडेनिन कितना है? 18%। तो इस आरएनए में यूरेसिल कितना जाएगा? 18%। सही है। डीएनए के अंदर इस डीएनए में थायमीन कितना है? 18%। तो थायमीन के सामने आएगा एडेनिन, कितना आएगा? 18%। तो इस आरएनए के अंदर, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बना है अभी, इस आरएनए के अंदर इन्होंने पूछा है यूरेसिल और एडेनिन मिलाकर कितना बन रहा है, तो ये 18 और 18 मिलकर बन रहा है 36%। तो दिस इज योर आंसर।
ओके, मिनरल सॉल्ट्स एंटर अ प्लांट लार्जली थ्रू इट्स। ये बेसिकली बात हो रही है एब्जॉर्प्शन की। हमारे पास ये डायग्राम आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 14 के अंदर। ये हमारे पास रूट का सेक्शन है। तो रूट के अंदर जो सबसे आउटर सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स कहलाते हैं। इन एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म जो है ये एक्सटेंड हुआ होता है, ये कहलाता है रूट हेयर। और इन्हीं का काम होता है एब्जॉर्प्शन, पानी की भी, और यहाँ पर जो मिनरल्स पड़े होते हैं, आयंस पड़े होते हैं, उनको भी अंदर लाना, ये जिम्मेदारी होती है इनकी। और ये जिस प्रोसेस से अंदर लाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सेल जो है वो अपनी एनर्जी लगाकर मिनरल्स को अंदर लेकर आते हैं और फिर पानी उसके पीछे पीछे आता है। तो रूट हेयर्स का काम होता है। स्टोमेटा का काम जो है ये बेसिकली गैस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये रेस्पिरेशन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ये स्टोमेटा का फंक्शन होता है। गार्ड सेल बेसिकली वो सेल हैं जो स्टोमेटा बनाते हैं, यानी गार्ड सेल के दरमियान जो ओपनिंग होती है उसी को स्टोमेटा कहते हैं। और सेल वॉल का ताल्लुक जो है वो इसके साथ नहीं है। सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो शेप प्रोवाइड करना होता है और प्रोटेक्शन देना होता है पूरे के पूरे प्लांट सेल को। यूरिन फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ, चैप्टर नंबर 1 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी मिल जाएंगे। उसके अंदर ये तीनों लिखे हैं, यानी इन तीनों के बाद ही जाकर यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। तो अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। ये आखिर में कलेक्टिंग डक्ट है, इससे पहले ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बॉमेंस कैप्सूल है। और बॉमेंस कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है एक अदद कैपिलरी का नेटवर्क जो कहलाता है ग्लोमेरुलस। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है। ये एफरन आर्टेरियोल है और ये ईफरन आर्टेरियोल है। यहाँ से ब्लड आता है और ब्लड आने के बाद यहाँ से फिल्टर होके इधर आ जाता है, लिक्विड कुछ इधर आ जाता है। ये वाला स्टेप कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये पहला स्टेप होता है। अब इस फिल्टर के अंदर इसे फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। जो लिक्विड यहाँ से आया, पूरा ब्लड नहीं आता, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो आता है और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें नहीं होती। तो जो चीज़ें आ गई हैं, जो लिक्विड यहाँ आ गया है वो फिल्ट्रेट है। ये पहला स्टेप है, इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो चीज़ छोटी होती है वो आ जाती है, भले काम की हो या बेकार हो। अब इस सब्सटेंस में से काम की चीज़ें निकालनी है तो वो वाला स्टेप कहलाता है रीअब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज निकाल लिया जाता है, अमाइनो एसिड निकाल लिया जाता है, ज़्यादातर पानी निकाल लिया जाता है। ये काम होता है रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए। अच्छा, मैंने कहा था कि हर चीज़ यहाँ से क्रॉस करके नहीं आई थी, तो कुछ चीज़ें स्केप कर जाती हैं। अब उन चीज़ों को पकड़ पकड़ के डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पकड़ पकड़ के डाला जाता है ताकि उन्हें बॉडी से निकाला जाए। ये कहलाता है ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। ये वाला ट्यूब्यूल कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला ट्यूब्यूल कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इनके अंदर पकड़ पकड़ के डाला जाता है, तो ये कहलाता है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। तो तीनों चीज़ें हैं कि जिसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होती है। टेस्टीज आर द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस, टेस्टीज मेल के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, ये लेग्स के दरमियान में होते हैं, लोअर एब्डोमेन में, लेग्स के दरमियान में। और ये एक पाउच के अंदर होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ये एक पाउच होता है इस तरह का जिसके अंदर टेस्टिस जो हैं ये मौजूद होते हैं। ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं मेल के, और इनका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन जो है ये टेस्टिस का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए। एक और काम भी होता है, ये एंडोक्राइन फंक्शन होता है। ये एक हार्मोन भी बनाते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल कंक्लूडेड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 हेरिडिटरी फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट। ट्रेट कहते हैं कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल आई कलर एक कैरेक्टर है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, इंटेलिजेंस एक कैरेक्टर है, स्किन कलर एक कैरेक्टर है। तो मेंडल ने कहा था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, उसने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर का। अब वो फैक्टर का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, तो वो पूछ रहे हैं कि अब उन्हें क्या कहा जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेरा सपोज कर लें क्रोमोसोम है जिसके ऊपर यहाँ पर जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है मेरी हाइट को। तो मेरे पास इस तरह का एक नहीं होगा। मेंडल कहता है कि हमारे पास हर कैरेक्टर के लिए, हाइट एक कैरेक्टर है तो इसके लिए हमारे पास एक नहीं होता, हमारे पास 2 डीएनए होता है, ठीक है। तो दूसरा डीएनए इस क्रोमोसोम के ऊपर होगा और एग्जैक्टली इसी पोजीशन के ऊपर होगा। ये भी हाइट को कंट्रोल करेगा। कहाँ से आई ये 2 क्रोमोसोम मेरे पास? एक मुझे मिला है मदर से और एक मुझे मिला है फादर से। तो ये 2 क्रोमोसोम के जिनके ऊपर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मेंडल ने कहा था कि भाई ये हैं
वो फैक्टर्स, ये वाला जो पार्ट है ना ये एक फैक्टर है और ये वाला जो पार्ट है ये दूसरा फैक्टर है। तो मेरे पास हाइट के लिए कितने फैक्टर्स हैं? मेरे पास हाइट के लिए 2 फैक्टर्स हैं। अब इन्हें फैक्टर्स नहीं कहा जाता। अब इस छोटे से पीस को जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, अब इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है जीन्स। तो इसके अंदर जीन्स नहीं दिया हुआ, लेकिन आंसर की के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बी को करेक्ट कहा है, जबकि बी करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीन्स और अलील्स बिल्कुल एक वर्ड नहीं है। अलील्स जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर दोनों जगह हाइट की इंफॉर्मेशन है टॉल, यानी ये मुझे बड़ा करवाना चाह रही है, टॉल हाइट करवाना चाह रही है, तो ये दोनों जीन्स हैं। बट अगर एक जगह टॉल है और एक जगह डॉर्फ है, तो अब ये चूँकि ऑल्टरनेट फॉर्म हो गई जीन की, अब मैं इन्हें अलील्स कहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए जीन्स। अलील्स जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है मेरे नज़दीक, बट इन्होंने इसमें अलील्स ही दिया हुआ है। ओके, द कंडीशन ऑफ ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज। चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर के अंदर एक वर्ड आपने पढ़ा है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, सेम रखना, स्टेबल रखना, उसके अंदर चेंज आने से उसे रोकना। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, 2-3 तरीक़ों से एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना चाहते हैं, सेम रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पानी का, वाटर का और सॉल्यूट का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए जो जो काम वो करते हैं वो कहलाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उस वेस्ट को जमा होने से बचाना और उसके लिए उसको निकालने के लिए कोशिश करना, ये स्टेप कहलाता है एक्सक्रीशन, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ये स्टेबल रहे। तीसरा, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से टेम्परेचर में चेंज ना आए, ये कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। तो कलेक्टिवली इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। Which of the following substage does not occur in meiotic prophase 1? तो चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर आपने प्रोफेज 1 पढ़ा होगा। उस प्रोफेज 1 के अंदर हमारे पास 5 सब स्टेजेस होते हैं, उसे डिवाइड किया जाता है 5 के अंदर। तो उन 5 के नाम क्या होते हैं? पहला होता है जिसे हम कहते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बहुत बारीक बारीक नज़र आते हैं, कुछ इस तरह के, ठीक है, बहुत बारीक बारीक नज़र आते हैं। इन्हें हम क्रोमोनीमा या क्रोमोनिमेटा भी कहते हैं। उसके बाद होता है जाइगोटीन, ये एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाते हैं, पेयरिंग। इस पेयरिंग को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस का। तो अब यहाँ से आपको पता लग गया कि साइनेप्सिस इसी के अंदर होता है, साइनेप्सिस अलग से स्टेज नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कोई सब स्टेज नहीं होता, साइनेप्सिस इस वाले स्टेज के अंदर होने वाला एक अमल है, एक प्रोसेस है जिसमें जोड़ियाँ बनती हैं। इसके बाद होता है पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर ये क्रोमोसोम छोटे मोटे होने लगते हैं, अभी बहुत बारीक बारीक थे, फिर ये इस तरह के नज़र आने लगते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, छोटे मोटे हो जाते हैं। उसके बाद आता है डिप्लोटीन, ये जो करीब आए थे ये दोनों अपने अपने कुछ पार्ट्स एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और उसके बाद होता है डायकाइनेसिस, ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। द फाइटो हार्मोन्स, ये प्लांट के हार्मोन्स को कहते हैं, कंट्रोलिंग द प्लांट मूवमेंट। भाई वो कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती है उन्हें कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का नाम पूछा गया। तो अगर आप सेकेंड ईयर की बुक का पेज नंबर 34 खोलेंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक है, वो है रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। प्लांट की मूवमेंट में ग्रोथ सब्सटेंसेस कौन से हैं? तो वहाँ पर एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है और उसके अंदर आपको ये चारों हार्मोन्स जो है ये मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है ये ऑल ऑफ द अबव है। ऑक्सिन और गिबरेलिन का वहाँ पे प्रॉपर रोल दिया हुआ है इन्होंने कि ऑक्सिन और गिबरेलिन क्या काम करते हैं। आपने 2 मूवमेंट पढ़ी होंगी, एक एपिनास्टी है इसी सेकंड चैप्टर के अंदर और एक हाइपोनास्टी है। तो जो एपिनास्टी है वो करवाता है ऑक्सिन, जिसके अंदर जो अपर पार्ट है उसकी फास्टर ग्रोथ होती है, और जो हाइपोनास्टी है वो करवाता है गिबरेलिन, जिसके अंदर लोअर पार्ट जो है उसकी फास्ट ग्रोथ होती है। प्लांट के कोई 2 पार्ट के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। बाकी 2 के फंक्शंस जो हैं मूवमेंट के अंदर दिए हुए नहीं है, लेकिन जब 2 का आपको पता है तो जाहिर है एक ही ऑप्शन बचा है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके न्यूट्रिएंट्स में आती है। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कि जिनके ज़रिए आप या तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप एनर्जी प्रोड्यूस करने के अलावा आप जो है वो बॉडी का कोई पार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता है, लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। तो दोनों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट है जो विटामिन डी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये पूछ रहे हैं कि बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, ये बीमारी क्या कहलाती है? तो इस बीमारी का नाम है रिकेट्स। ये बच्चों के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से इनकी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि मुड़ने लगती हैं, इसे हम कहते हैं बोइंग।
बोइंग ऑफ लेग्स, ठीक है, बोइंग ऑफ लेग्स, ये इनके पैर जो है ये मुड़ने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जो क्लेफ्ट पैलेट है ये बेसिकली जेनेटिक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं उनके होंठ जो हैं वो कटे हुए होते हैं, उनके अंदर एक गैप होता है। बिल्कुल इसी तरह पैलेट जो है ये बेसिकली आपकी जो ओरल कैविटी है उसकी जो छत है, जब आप ज़बान को अपने मुंह के अंदर ऊपर की तरफ लगाते हैं, जब आप आर बोलते हैं आर, तो आर बोलते वक्त आपकी ज़बान ऊपर लगती है, तो ये ऊपर वाली जो दीवार है ये पैलेट कहलाती है। हमारे अंदर तो ये पैलेट बिल्कुल सही सलामत है। कुछ बच्चों के अंदर इस पैलेट में, अगर ये पैलेट है हमारा पैलेट है तो ये बिल्कुल सलामत है। कुछ बच्चों के अंदर इसी पैलेट में एक अदद गैप होता है, ठीक है, इस तरह का गैप होता है। तो होता है ये, इस पैलेट का काम क्या है, इस पैलेट का फंक्शन है हमारी जो ओरल कैविटी है जहाँ से खाना जा रहा है, और हमारी जो नेज़ल कैविटी है, इससे ऊपर जो नेज़ल कैविटी है, ये अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये नाक है, तो ये हमारी नेज़ल कैविटी है, यहाँ से हवा जाती है, और ये पैलेट है, ये दीवार है इसके दरमियान, और ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, यहाँ से खाना जाता है। पैलेट का फंक्शन होता है ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी को अलग अलग करना। अब जिन बच्चों के यहाँ पर गैप होता है तो उनका खाना जो है वो इस रास्ते से इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा सकता है। इनको स्पीच प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे मैंने बताया अभी, आप जब आर बोलते हैं तो आप आर बोलते वक्त ज़बान ऊपर लगाते हैं, तो ये जब ज़बान ऊपर लगाते हैं तो इनकी ज़बान नेज़ल कैविटी के अंदर चली जाती है, तो इनकी प्रॉपरली वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते। माइक्रोसेफेली कहते हैं जब बेबी का हेड जो है उसके बॉडी के हिसाब से छोटा होता है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, 21वां क्रोमोसोम जो है वो एक ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे थोड़े से, इनकी अपीयरेंस डिफरेंट हो जाती है और ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं। आपने स्पेशल बच्चे देखे होंगे तो उन स्पेशल बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं। ये मैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, हिंज जॉइंट कहाँ होता है भाई हिंज जॉइंट? तो दो जगहों के ऊपर आपको ये मिल जाता है। एक एल्बो है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और दूसरा आपका नी है। हिंज जॉइंट बेसिकली एक ऐसा जॉइंट होता है जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है। अगर आप अपना हाथ सीधा रखें किसी सरफेस पे और फिर अपने हाथ का जो अगला हिस्सा है, पूरा आर्म जो है वो किसी सरफेस पे रखें और उसके बाद अपना जो हाथ है वो अपने फेस की तरफ लाएं, ऐसे कि एल्बो जो है आपकी वो उस पर ही रहे, सरफेस पे ही रहे। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपना जो एल्बो जॉइंट है वो बंद कर रहे हैं और फिर दोबारा वापस ले जाएं, तो आप अपना एल्बो जॉइंट खोल रहे हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो आपने बॉडी बिल्डर्स को वेट उठाते हुए देखा है, तो वो जो वेट उठा रहे हैं जिसमें वो वेट को अपनी बॉडी के करीब लाते हैं और फिर दूर लेके जाते हैं, तो ये बेसिकली अपने एल्बो जॉइंट को बंद करते हैं और खोलते हैं। तो ये जो एल्बो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ये बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल इसी तरह नी जॉइंट के अंदर होती है। आप सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर उठा लें और उसे बंद करें, पीछे की तरफ लेके जाएं, बंद करें और फिर खोलें, तो ये हिंज जॉइंट है। हिंज बेसिकली दरवाजे के अंदर भी लगा होता है जो दरवाजे को बैक एंड फोर्थ मूव करवाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है।